नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की खबरों का सिलसिला। बिहार में अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की, 9 घायल, 1 की मौत। बिहार के बेगूसराय जिले में हाईवे पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लगभग 30 किलोमीटर तक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें तेघरा थाना क्षेत्र के अयोध्या चौक के पास गोली लगने से एक शख्स की सड़क पर ही मौत हो गई। वारदात में बछवाड़ा, फुलबरिया, बरौनी और चकिया इलाकों में 10 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे, जबकि बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। लोग इनको साइको किलर बता रहे हैं। अपराधी फायरिंग करते हुए समस्तीपुर की ओर भाग गए। बेगूसराय शहर एम्बुलेंस के सायरन से घंटों गूंजता रहा और लोग दहशत में रहे। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल को बुधवार को तलब किया। नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को लेकर करीब 55 मिनट तक बात की। बिहार की डीजीपी एसके सिंघल और नीतीश कुमार की बातचीत से पहले एडीजीपी जितेंद्र सिंह गंगवार ने घटना को लेकर मीडिया को बताया कि 7 गश्ती दल पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन्होंने सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई नहीं की। प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि बदमाशों का टारगेट कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं था, न ही कोई लूट या हत्या का मकसद था। उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, जांच के लिए टीम बनाई गई है। बेगूसराय गोलीकांड और बिहार में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में खौफ का माहौल बढ़ रहा है, कुशासन आ गया है। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो बिहार में खौफ का राज और कुशासन आ जाएगा, क्योंकि आरजेडी की बुनियाद ही ऐसे माफिया और भ्रष्ट लोगों पर खड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। खबर है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। महारानी के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 सितंबर को भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में किया जाएगा। महारानी का गत बृहस्पतिवार को 96 साल की उम्र में बालमोरल कैसल में निधन हो गया था। वह 70 साल तक ब्रिटेन की संवैधानिक शासक रहीं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर 12 सितंबर को यहां ब्रिटिश उच्चायोग गए थे और भारत की ओर से संवेदना जताई थी। महारानी के निधन पर भारत सरकार ने रविवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल के शासनकाल में भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी विकसित और प्रगाढ़ हुए हैं। राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाई। मीडिया की खबरों के अनुसार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में सैकड़ों राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिटेन सरकार ने इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस अवसर पर लंदन पहुंचने वाले हैं। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम को ही स्कॉटलैंड से लंदन लाया गया था। उनके ताबूत को अंतिम रात बकिंघम पैलेस में रखा जाएगा। महारानी के ताबूत को बुधवार यानी आज से 4 दिन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है और आगामी सोमवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोदी और पुतिन शुक्रवार को उज्बेकिस्तान में मिलेंगे। भारतीय बाजार की रूसी उर्वरकों से भर जाने के मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत और रूस के बीच रणनीतिक स्थिरता, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हालात और बड़े बहुपक्षीय फॉर्मेटों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20 और SCO में सहयोग को लेकर
चर्चा होनी है। रूसी सांसद ने बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उज्बेकिस्तान में मिलने वाले हैं। इस दौरान आपसी व्यापार और भारतीय बाजार के रूसी उर्वरकों से भर जाने के मुद्दों पर बातचीत होगी। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से हटकर होगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों के अनुसार मीडिया को मीटिंग से जुड़ी सामग्री दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस बैठक के दौरान भारतीय बाजार के रूसी उर्वरकों से भर जाने और द्विपक्षीय खाद्य सामग्री की सप्लाई को लेकर चर्चा की योजना है। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक स्थिरता, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हालात, संयुक्त राष्ट्र और G20 के फ्रेमवर्क में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी बातचीत होने की प्रबल संभावना है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी युशाकोव के हवाले से बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत होनी है। भारत और रूस रणनीतिक स्थिरता, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हालात और बड़े बहुपक्षीय फॉर्मेटों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20 और SCO में सहयोग को लेकर भी चर्चा करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान से ठीक पहले धुआं, 141 यात्री बाल बाल बचे। मास्कट से कोच्चि जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बुधवार को यानी आज आई खराबी के कारण आपात स्थिति में यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट 9442 VT AXZ की फ्लाइट में 141 यात्री सवार थे। चालक दल के 6 सदस्य भी शामिल थे। सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उड़ान से ठीक पहले विमान से धुआं निकलता हुआ नजर आया। विमान में धुआं आने के कारण जांच की जा रही है। उड़ान से ठीक पहले धुआं निकलने के कारण यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम किया गया है। इससे पहले 25 अगस्त को शिमला से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। हालांकि यह इमरजेंसी लैंडिंग 50 साल के यात्री को सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से कराई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्लाइड का इस्तेमाल किया गया। यात्री इमरजेंसी स्लाइड के जरिए विमान से बाहर निकले। इस घटना को लेकर DGCA ने बताया है कि इंजन में धुआं पाए जाने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान मस्कट से कोचीन के लिए रवाना हो रही थी। सभी यात्रियों के लिए अब दूसरी उड़ान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अब इस घटना की जांच की जाएगी और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को गोवा में लगा बड़ा झटका। 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल थामा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, जबकि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने को अति सक्रिय दिखती है। कांग्रेस पार्टी को आज गोवा में बड़ा झटका लगा है। राज्य के 8 विधायकों ने आज कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और अपने हाथ में कमल का निशान ले लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों ने गोवा की CM प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। आज बीजेपी में कांग्रेस के जो विधायक शामिल हुए हैं उनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दिलीलाह लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सेक्विएरा और रुडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस से छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ विधायकों के छोड़कर जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि नहीं पता कि लोभ में या डर से बीजेपी गए हैं। भारत छोड़ो यात्रा से बीजेपी की जमीन खिसक गई है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा वो किस मुंह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्य में इस साल फरवरी महीने में ही चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं तो वहीं कांग्रेस के पास 11 विधायक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही यह दावा करते हुए संकेत दिए थे कि कांग्रेस के 8 विधायक उनकी पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में बिजली बिल सब्सिडी पर केजरीवाल का खुलासा, सब्सिडी के लिए करना होगा आवेदन। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली के कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी सरकार उन्हें सब्सिडी लेने या नहीं लेने का विकल्प दे रही है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में उन्हीं लोगों को पावर सब्सिडी
मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। इसके दिल्ली के उपभोक्ता आज से अप्लाई कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ता अपनी जानकारी या कंसेंट बिजली बिल के साथ आए फॉर्म को भरकर या मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। इसके अलावा एसएमएस लिंक से व्हाट्सएप पर भी यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में सब्सिडी पर प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली की सुविधा दी है। दिल्ली में 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, यानी घरेलू उपभोक्ता 58 लाख हैं। इनमें से 27 लाख परिवारों को सब्सिडी मिलती है। उन्होंने 47 लाख परिवारों को सब्सिडी मिलती है। उन्होंने खुलासा किया कि दिल्ली में 30 लाख परिवारों का बिजली बिल जीरो और 17 लाख परिवारों का बिजली बिल आधा आता है। उनका कहना था कि ऐसा ईमानदार सरकार ही कर सकती है। केजरीवाल ने कहा कि अगर उपभोक्ता 31 अक्टूबर तक अप्लाई करेंगे तो 1 अक्टूबर से ही बिजली बिल सब्सिडी जारी रहेगी। जिस महीने में अप्लाई करेंगे उस महीने से सब्सिडी मिलेगी। अगले मंथ अप्लाई करेंगे तो पिछले का बिल भरना पड़ेगा। साल में एक बार सब्सिडी वापस यानी विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कैंपेन कर ये संदेश घर घर पहुंचाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलए की बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कहा कि यह चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल किया कि एमएलए खरीदने के लिए हजारों करोड़ कहां से आ रहे हैं। ये सरकारी पैसा है जिसे शिप ऑन ऑफ किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये हर स्टेट में ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। पंजाब में भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए देकर एमएलए तोड़ रही है। ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली पंजाब में हमारे एमएलए नहीं तोड़ पाए, हम इनका भांडा फोड़ देते हैं, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में अपने एमएलए नहीं बचा पा रही है। एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने लागू करने का निर्णय ले लिया तो उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। पंजाब में इसे समर्थन नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां के बारे में वे अवगत नहीं हैं, इसकी जानकारी लेकर ही बात कर सकेंगे। तीनों सेनाओं के कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में भू रणनीतिक स्थिति पर विचार। तीनों सेनाओं के कमांडरों का 2 दिवसीय 36वां सम्मेलन TSCC दक्षिण पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने की। सम्मेलन में GOC इन सी दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, FOC इन सी पश्चिमी नौसेना कमान वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, FOC इन सी दक्षिणी नौसेना कमान वाइस एडमिरल SA हम्पी होली और AOC इन सी दक्षिणी वायु कमान एयर मार्शल J चलपति और पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने भाग लिया। सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने हिंद महासागर क्षेत्र में भू रणनीतिक स्थिति और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। तीनों सेनाओं के क्षेत्रीय कमान के कार्यों के समन्वय के साथ साथ तीनों सेना के प्रशिक्षण और हर तरह की तैयारियों को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की समुद्र तटीय सेवा और एकीकृत सेवा कमान की सामूहिक ताकत और क्षमताओं में तालमेल बिठाना था। इसमें युद्ध क्षमता को बढ़ाने और सामरिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाते हुए समकालीन सुरक्षा प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पंजाब में नई योजना अग्निपथ के तहत सेना भर्ती को लेकर बड़ा विवाद। सेना ने भर्ती रोकने की दी चेतावनी। सेना ने पंजाब सरकार को बेहद सख्त चेतावनी दी है। सेना का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत पंजाब में आयोजित होने वाली भर्ती रैलियों के लिए स्थानीय प्रशासन ठीक से सहयोग नहीं कर रहा है। सेना का कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो भर्ती रैलियों को या तो स्थगित कर दिया जाएगा या पड़ोसी राज्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए जालंधर स्थित सेना की जोनल भर्ती अधिकारी ने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखा है। वहीं पंजाब सरकार ने इस तरह की किसी समस्या से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि रैलियों के सुचारू आयोजन के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि केंद्र की योजना से पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की घटना की उन्हें जानकारी नहीं है।
प्रमुख अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सेना की जोनल भर्ती अधिकारी ने यह पत्र पंजाब के प्रमुख सचिव वी.के. जांजुआ और रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल को लिखा है। पत्र में सेना की जोनल भर्ती अधिकारी मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह ने लिखा है कि हम आपके ध्यान में यह बात लाने के लिए विवश हैं कि स्थानीय नागरिक प्रशासन का समर्थन बिना किसी स्पष्ट प्रतिबद्धता की कम हो रहा है। वे आमतौर पर इसके लिए चंडीगढ़ से राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देशों की कमी या पैसे की कमी का हवाला दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया है कि इस पत्र में कहा गया है कि इस तरह की भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन को कुछ जरूरी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसमें कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम, भीड़ का नियंत्रण और इसके लिए बैरिकेड लगाना और अभ्यर्थियों का सुगम प्रवेश भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन को मेडिकल सहायता की भी उपलब्धता करानी होती है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर की तैनाती भी शामिल है। इसके साथ ही भर्ती रैली स्थल पर बारिश से बचने की व्यवस्था, पानी, मोबाइल शौचालय और प्रतिदिन 3-4 हजार अभ्यर्थियों के खाने की व्यवस्था 14 दिनों तक करनी पड़ती है। पत्र में कहा गया है कि जब तक ये व्यवस्थाएं करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रशासन नहीं दिखाता, तब तक हम राज्य में भविष्य में होने वाली सभी भर्ती रैलियों को रोकने या पड़ोसी राज्यों में आयोजित करने की बात सेना मुख्यालय से कहेंगे। इस मामले में अखबारों में आने के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिला उपायुक्तों को सैनिकों की भर्ती के लिए रैलियों को आयोजित करने में सेना के अधिकारियों का पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य से सेना में अधिक से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ चला बुलडोजर। हरियाणा सरकार के आदेश पर गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 7 दुकानों, मकान और गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया। जावेद करीब 14 साल से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जावेद अपने साथियों के साथ अवैध हथियार व लाठी इत्यादि से लैस होकर पड़ोस व गांव के लोगों पर हमला कर भय पैदा करके जमीन कब्जाने का काम करता था। जावेद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति से काफी दुकानें बनाकर उनका किराया वसूल कर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। फरीदाबाद पुलिस द्वारा आरोपी जावेद द्वारा बनाई गई अवैध दुकानों को चिन्हित किया गया। आज चिन्हित दुकानों को पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मांगरिया के गुर्गे जावेद की अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है। बदमाश मनोज मांगरिया के खास गुर्गे जावेद पुत्र फतेली निवासी गांव बड़खल थाना सूरजकुंड के खिलाफ जान से मारने, अवैध हथियार रखने और लाठी इत्यादि से लैस होकर हमला करने के 11 मुकदमे दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में बदलाव की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर मंगलवार को नरम रुख दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल 6 साल तक के लिए हो सकता है। बीसीसीआई के नए ऑफिशियल्स का चुनाव 2019 में हुआ था। इसमें सौरव गांगुली अध्यक्ष जबकि जय शाह सचिव, अरुण धूमल कोषाध्यक्ष और जयेश जौहर संयुक्त सचिव चुने गए थे। चुनाव के 2 महीने बाद ही बीसीसीआई ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक 2018 में लागू हुई बीसीसीआई के संविधान के अनुसार कोई भी पदाधिकारी 6 साल तक लगातार 2 बार पद पर रहता है तो उसे 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। इसके मुताबिक पदाधिकारी लगातार 6 साल स्टेट बॉडी में बीसीसीआई में रहा हो या किसी अन्य बॉडी में रहा हो, दोनों जगह मिलाकर 6 साल रहा हो, तब भी उसे 3 साल का गैप लेना ही होगा। संविधान के अनुसार 6 साल पूरा होने के बाद पदाधिकारी किसी भी पद पर बने और चुनाव लड़ने के
अयोग्य हो जाता है। बीसीसीआई में प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली सहित 5 पदाधिकारियों ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं जय शाह 2014 में गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव बने थे और 2019 तक वह गुजरात क्रिकेट संघ से जुड़े रहे। इसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी का पदभार उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को संभाला था। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पंजाब में आप सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर पंजाब में आप सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। ठीक उसके एक दिन बाद राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को उन 11 विधायकों के नामों का खुलासा किया गया है जिन्होंने पंजाब में आप सरकार को झटका देने का प्रयास किया। 11 विधायकों में दिनेश चड्ढा, रमन अरोड़ा, बुद्धराम, कुलवंत पांडेरी, नरेंद्र कौर भरास, रजनीश दहिया, रुपिंदर सिंह हैप्पी, शीतल अंगुरल, मंजीत सिंह बिलासपुर, लव सिंह उगोके और बलजिंदर सिंह शामिल थे। हालांकि भाजपा ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी शासन विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। चीमा ने आरोप लगाया कि विधायक अंगुरल को भी जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अकेले नहीं हैं, कुछ अन्य विधायकों को भी भाजपा के एजेंटों ने जान से मारने की धमकी दी थी। 35 विधायकों से संपर्क किया गया है और इनमें से 10 को जान से मारने की धमकी दी गई है। मंत्री ने कहा कि मैं इन विधायकों को डीजीपी से मिलने के लिए ले जा रहा हूं, उनसे मामले की जांच करने का अनुरोध करूंगा। हम उनसे प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने जा रहे हैं। हम उनके खिलाफ सभी सबूत जमा कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।